हेलो एवरीवन। तो वो जो लास्ट क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक जो इफ़ेक्ट था उसका एक्सपेरिमेंट के साथ हमने उनके जो रिजल्ट्स है वो डिस्कशन किए थे। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एमिशन। यानी नॉर्मली सी हम बात करें कि यदि मान लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने को करना है तो कौन कौन से लॉज का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आज हम उसका समरी देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें कि ये अपने पास में क्या है, एक मेटल प्लेट है भाई, ये एक मेटल प्लेट है और इसमें कौन है बच्चों, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए बच्चों हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते हैं भाई, लाइट देते हैं। और लाइट देने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं अपनी एक काइनेटिक एनर्जी के साथ में। अब हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन का क्या ध्यान रखना है कि वो जो ये इलेक्ट्रॉन तभी निकल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन तभी निकल सकते हैं जब इस मेटल प्लेट पर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट तो इंसिडेंट होना चाहिए। और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी हमारे पास में ये मैंने पहले भी बताया था बच्चों इसके बारे में कि इस लाइट का यदि आप इंसिडेंट करवाते हैं तो ये लाइट तभी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है बच्चों जब आपके पास ये एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट अपने पास हो। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी अपने पास कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। यानी हम बात करें कि जो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि बच्चों मान लो कि आप न्यू फ्रीक्वेंसी के लाइट का यूज कर रहे हैं तो इस न्यू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो होगा वो अपने पास इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के तो इक्वल होगा या इससे क्या होना चाहिए, अपने पास ज्यादा होना चाहिए भाई। तो फर्स्ट लॉ इसका यही कहता है कि बच्चों अपने पास में जो लाइट आप इंसिडेंट करवाते हो जिससे इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल सके, उसके लिए उस लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट के लिए हमने बताया भी था बच्चों आपको कि जो इंटेंसिटी होता है बच्चों, जैसे मान लो कि हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट ज्यादा चाहिए तो करंट ज्यादा चाहिए तो इंटेंसिटी आपके पास लाइट का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है बच्चों वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इंटेंसिटी की बात को देखो मैंने कैसे समझाया था आपको कि जैसे मान लो कि बच्चों आपने यहां लाइट में 100 फोटॉन्स आपने इंसिडेंट करवाए। कितने फोटॉन्स इंसिडेंट करवाए बच्चों आपने, 100 फोटॉन इंसिडेंट करवाए। और मान लेते हैं कि वो 100 फोटॉन्स जो है वो जब इस सरफेस पर इंसिडेंट होने लगे तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 100 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। अब 100 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, इसके बाद मैंने 200 फोटॉन्स क्या करवाए बच्चों, इंसिडेंट करवाए। तो जब 200 फोटॉन्स हमने इंसिडेंट करवाए तो मैं मान लेता हूं कि ये 200 फोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे बच्चों, 200 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे। अब 100 इलेक्ट्रॉन यदि वो निकाल रहा है और ये 200 फोटॉन 200 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे तो सबसे पहले ये देखें कि बच्चों इंटेंसिटी किसका ज्यादा रहेगा। तो इंटेंसिटी किसका ज्यादा रहेगा बच्चों, 200 फोटॉन्स का ज्यादा रहेगा। और जितने ज्यादा फोटॉन्स यहाँ पर इंसिडेंट होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उतने ही ज्यादा अपने एनोड जो प्लेट होगी उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, रिसीव करेगी। और रिसीव करेगा तो करंट भी उतना ही अपने को क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा। यानी नॉर्मली हम बात करें कि आप फोटॉन्स का नंबर जब बढ़ाते हैं, फोटॉन्स का जब नंबर आप बढ़ाते हैं यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स का जो नंबर होता है वो बच्चों इंटेंसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहां से एमिशन करेंगे और इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिशन करेंगे तो यह करंट का फ्लो भी अपने पास क्या रहेगा, सर्किट में ज्यादा रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपके पास इंटेंसिटी ज्यादा रखने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या आता है, ज्यादा होता है। क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होता है अपने पास वहां से ज्यादा निकलते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी अपने पास क्या होंगे, ज्यादा निकालेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, हम बात करते हैं
लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है बच्चों, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है भाई। जो इन फोटॉन्स की एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तब अपने पास यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज होगी, अदरवाइज एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, उसका इंटेंसिटी से कोई भी लिंक नहीं है। यानी एनर्जी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है बच्चों, डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ लॉ की बच्चों। हम फोर्थ लॉ क्या कहता है कि बच्चों जैसे लाइट आता है अपने पास में, यानी हम बात करते हैं डिले टाइम, जैसे लाइट अपने पास यहाँ इंसिडेंट हो रहा है और इंसिडेंट होने पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो बच्चों इस लाइट के इंसिडेंट होने पर और इलेक्ट्रॉन के एमिट होने पर ओनली टाइम कितना लगता है, 10⁻⁹ सेकेंड का लगता है। ओनली टाइम कितना लगता है, 10⁻⁹ सेकेंड का ही लगता है। यानी जैसे ही लाइट इंसिडेंट होता है तो ऐसा नहीं होता कि लाइट आएगा पहले अपनी सारी एनर्जी को इस मेटल सरफेस पे क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, यानी फैलाएगा, ऐसा नहीं होता है। लाइट अपनी एनर्जी को यहाँ पूरी नहीं फैलाता है। लाइट जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी देता है, इलेक्ट्रॉन उसी समय वहां से क्या करने लग जाते हैं, बाहर निकलने लग जाते हैं। यानी यहाँ लाइट के आने में, क्योंकि देखो 10⁻⁹ सेकेंड तो बहुत कम टाइम है, यानी वो तो रेडी है भाई कि मुझे आप क्या दीजिए, एनर्जी दीजिए, मैं फटाफट से यहाँ से क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो यही इसमें होता है कि यहाँ लाइट के इंसिडेंट होने पर और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने पर कोई भी टाइम डिले नहीं होता है। कितना, ओनली टाइम टू पावर -9 सेकेंड का रहता है। तो ये अपने पास क्या है, लॉज अपने पास है। और हम बात करें, चलो और हम बात करते हैं कि एक बात और कर लेते हैं हम कि बच्चों ये जो एनर्जी आप मतलब जो फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हैं, मान लो आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना स्टार्ट हो गया, तो इसकी यदि हम बात करें, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी होगी, मतलब इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर जो लाइट आएगा, उस लाइट की एनर्जी जो आपके पास होगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर, तो बच्चों हम उसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। मतलब यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर कोई लाइट आ रहा है तो उससे जो इसकी एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, हम उसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी हम इसको कहते हैं। तो ये अपने पास क्या है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ लॉज है, कुछ आप भी कह सकते हो, रिजल्ट भी आप कह सकते हैं कि नॉर्मली हमने ये रिजल्ट क्या किए थे, एनालिसिस किए थे। अब हम देखते हैं बच्चों, आइंस्टाइन जो अपने पास साइंटिस्ट है, आइंस्टीन जो साइंटिस्ट है, उनकी फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है हम उनको देखते हैं। तो अब हम देखते हैं बच्चों आइंस्टीन की इक्वेशन। आइंस्टीन ने किस तरीके से अपने पास में इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन को दिया। तो मान लेते हैं कि बच्चों ये अपने पास में, यानी वो क्या कहना चाहते थे, मैं मान लेता हूँ कि बच्चों ये वो सरफेस है जिस पर हम लाइट को क्या करवा रहे हैं, यानी मेटल सरफेस है जिस पर हम लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं। अब मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर है, बिल्कुल सरफेस के पास में, एक यहाँ है और एक यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो रहा है कि बच्चों आपके पास एनर्जी दी जा रही है, यानी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का लाइट इस पे इंसिडेंट करवाया जा रहा है। मैं मान लेता हूं कि बच्चों वो लाइट आपके पास क्या है, जो लाइट है कितना फ्रीक्वेंसी का, न्यू फ्रीक्वेंसी का है। तो अब प्लांक की जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका एस न्यू अपने पास हो जाएगा। यानी हमने मान लिया कि हम इसको न्यू फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लाइट इसका इंसिडेंट करवा रहे हैं। अब हमें ये देखना है, क्योंकि ये लाइट जो आ रहा है बच्चों, किस फॉर्म में आ रहा है अपने पास, फोटोन यानी पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रहा है, फोटॉन्स की फॉर्म में आ रहा है। तो जैसे आप इस फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं तो आपने इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी है भाई, हमने कितनी एनर्जी दी, इसको एस यू दी है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों, बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने के लिए वो जो उसका एनर्जी है, जो वर्क होगा, वो क्या होगा बच्चों, वर्क फंक्शन होगा। यानी आइंस्टीन ने साफ साफ कुछ बातें हमें डिस्कस की कि यदि आप फोटॉन्स इस पे इंसिडेंट करवा रहे हो तो आप जो फोटोन की एनर्जी दे रहे हो वो किस फॉर्म में आपके पास कन्वर्ट होती है, किस फॉर्म में अपने पास चेंज होती है, कौन कौन सी फॉर्म अपने पास यहाँ प्राप्त होती है।
तो उन्होंने देखा यानी एनर्जी का कंजर्वेशन यहाँ पर अपने को करना है नॉर्मली। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आया और आने के बाद बच्चों बाहर मूव भी करेगा। यदि बाहर मूव करेगा तो कुछ पोर्शन इस फोटोन की एनर्जी का किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है। और मैं मान लेता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, मैक्सिमम है। सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी नहीं रहेगी। जैसे मान लो कि यहां से लाइट हम इस इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, सब इस इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो मान लो इसके रास्ते में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन पड़ गया तो इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, तो हो सकता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाए। इसी तरीके से मान लो तीसरे इलेक्ट्रॉन को आप क्या दे रहे हैं भाई, अपनी क्या दे रहे हैं, एक एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है भाई, अपने पास अधिकतम अपने पास काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोन्स अपने पास आ रहा है भाई, और फोटोन अपने पास आ रहा है तो फोटोन का एनर्जी हम कितना दिया, h दिया। अब ये फोटोन अपनी एनर्जी किस किस फॉर्म में अपने पास डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इस एनर्जी का कुछ पार्ट, तो यानी आपने क्या दिया है भाई, आपने एक एनर्जी दी है, फोटोन की एनर्जी कितनी दी है, h दी है। अब इसका कुछ भाग तो, इसका कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए खर्च हो रहा है, जिसको आप क्या कहते हैं बच्चों, वर्क फंक्शन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर मोशन भी करेगा, गति भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा। इसका मीन हो गया कि इसका कुछ पार्ट किस में चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अभी मान लेते हैं क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की तो मैक्सिमम ही रहेगी भाई, हो सकता है कि इनका एनर्जी का थोड़ा काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाए। तो यहाँ अपने पास में इसका कुछ पार्ट किस में चेंज हो जाता है भाई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बच्चों अपने पास जो इक्वेशन है, ये अपने पास जो इक्वेशन है, यही अपने पास किसकी इक्वेशन होती है भाई, यही अपने पास में आइंस्टीन की इक्वेशन है। ये भाई साहब आइंस्टीन है, इन्होंने आइंस्टीन ने ये इक्वेशन अपने पास दी है। अब हम इस इक्वेशन को और फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो और फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखो फर्स्ट फॉर्म देखे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये h न्यू, ये माइनस का क्या आ जाएगा बच्चों, फाइव नॉट बाई, काफी न्यूमेरिकल्स इस पोर्शन के है अपने पास में। अब देखो बच्चों ये वर्क फंक्शन क्या होता है, तो ये वर्क फंक्शन होता है h न्यू नॉट। अब ये यहाँ लिख देता हूँ फाइव नॉट यानी h न्यू नॉट, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। ये क्या है, होता है अपने पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है अपने पास। आगे देखते हैं इन इक्वेशन से, देखो मैं बहुत बातें समझ में आएगी। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन इक्वेशन से देखो कैसे कैसे प्रूव करें, तो देखते हैं। यहां हम देख रहे हैं बच्चों क्या, कि यहां पर सबसे पहले नॉर्मल से हम बात करें तो देखें h न्यू, यहां जैसे हम ये लिख देते हैं, चलो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, h न्यू माइनस h न्यू नोट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो क्या देखा जा रहा है, इन इक्वेशंस के बेसिस पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी प्रूव करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ कौन ज्यादा होना चाहिए बच्चों, h न्यू ज्यादा होना चाहिए, किससे, h न्यू नोट से। देख सकते हैं भाई, या ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होगा तभी काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी बच्चों, पॉजिटिव रहेगी। इक्वल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा लेकिन मोशन नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए मोशन करने के लिए। इसलिए यदि आपको मोशन करवाना है तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको देनी ही पड़ेगी। उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, यानी ये रिजल्ट पॉसिबल है भाई अपने पास में। यानी काइनेटिक एनर्जी अपने पास पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ क्या प्रूफ हो रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करने पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव नहीं होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन का एमिशन यहाँ से नहीं होगा। अब आगे हम देखते हैं। तो देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पर देखो ये न्यू, यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, एच सी अपॉन लेमडा, यानी ये क्या होगा सी अपॉन लेमडा, और ये क्या होगा सी अपॉन लेमडा नोट होगा। अच्छा ये क्या होगा, ये थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा अपने पास में। सोल्व करें, माइनस एच सी अपॉन लेमडा नोट। तो बच्चों कुछ पोर्शन कॉमन आ रहा है, एच सी कॉमन आ गया, और 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट। तो काइनेटिक एनर्जी का एक टर्म क्या आ रहा है आपके पास में, ये एलसीएम लेमडा लेमडा नोट है, लेमडा नोट माइनस लेमडा आ रहा है।
तो ये एक तो इक्वेशन की फॉर्म अपने पास ये आ चुकी है, और हम इसको क्या करते हैं बच्चों देखते हैं। चलो नोट कर लो 1 2 3 4 5। अब देखें भाई बच्चों, यदि मान लो कि बच्चों हमें यहाँ पर और भी फॉर्म चेंज करनी हो, अभी लैम्डा की फॉर्म में हमने इक्वेशन फाइंड किया है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इन बच्चों फोटोन की, ईवी नोट भी होती है क्या, मैं पढ़ाता नहीं पढ़ा था। अच्छा ई क्या है, यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड वी नोट यहाँ क्या होता है, एनोड पोटेंशियल होता है। कौन सा एनोड पोटेंशियल, जिस पर अपने पास में यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल हम कह सकते हैं, जिस पर करंट का फ्लो बंद हो जाता है। तो यहाँ ये क्या रखेंगे, ई वी नोट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो ये भी अपने पास एक इक्वेशन आ सकती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एनोड पोटेंशियल भी इजीली में फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करें कि बच्चों यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन का आपको क्या फाइंड करना हो, स्पीड फाइंड करना हो। इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनका स्पीड यदि हमने को फाइंड करना है, यानी टॉपिक है मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी कैसी मानी हमने, मैक्सिमम मानी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। देखिए भाई, तो हम यही से देखते हैं, तो जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की फॉर्म में क्या होती है, हाफ mv² होती है। सो ये क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट आ जाएगा। आपको वेलोसिटी चाहिए, तो ये दो पोर्शन इधर गया, m डिवाइड में आया, और क्या रहा एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो v कितना आ जाएगा, v मैक्सिमम कितना आएगा, रूट, ये v मैक्सिमम अपने पास कितना आएगा भाई, रूट कितना, अंडर रूट में कितना आएगा 2m, और ये एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, और चेंज कर सकते हैं भाई, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, न्यू नोट सी अपॉन लैम्डा नोट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम स्पीड कितना आएगा बच्चों अपने पास में 2/m, यहाँ एच सी अपॉन लैम्डा एच सी अपॉन लैम्डा नोट आ गया। तो वी मैक्सिमम अपने पास में वेवलेंथ की फॉर्म में क्या आएगा, ऐसे देखो बच्चों यहाँ क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है, और ये एलसीएम लैम्डा लैम्डा नोट और लैम्डा नोट माइनस लैम्डा। तो ये इलेक्ट्रॉन का अपने पास क्या आ सकता है, मैक्सिमम स्पीड भी आ सकता है। अब बच्चों हमें आइंस्टीन की इक्वेशन से ही और एक ग्राफ से, और वो ग्राफ किस किस लिमिट में अभी हम डिस्कशन करते हैं, हम प्लैंक के कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम देखते हैं प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमें देखो, ये ग्राफ हमने पहले समझाया था भाई, इस ग्राफ में भाई एनोड पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के मिड में ग्राफ है, और हमने बताया था कि एनोड पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी और एनोड पोटेंशियल का अपने पास ग्राफ है, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। अब प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू हम दो तरीके से फाइंड करना मतलब हम दो मेथड से, यानी दो चीज़ों से आज सीखेंगे। सबसे पहले तो हम आइंस्टीन की इक्वेशन लिखते हैं। देखो बच्चों, आइंस्टीन की इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, आइंस्टीन की इक्वेशन अभी हमने पढ़ी थी, ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज का यदि आप डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास में, ये बनेगी नहीं बनेगी। और ये इक्वेशन हमें एक फॉर्म मैथमेटिकल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की जैसे दिखाई दे रही है। कैसे बच्चों, y, इसको मैं मान लेता हूं m, ये कौन है x, ये माइनस का कंप्लीट c हो गया। इसका मीन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, देन m जो होगा बच्चों इसका क्या होगा, स्लोप होगा। अभी ग्राफ की बात नहीं करें, अभी ग्राफ भूल जाइए एक बार आप। हम कैसे प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करते देखे भाई, यहाँ एक ये जो आइंस्टाइन का इक्वेशन हमने पढ़ा था, उस इक्वेशन में हमने देखो एनोड पोटेंशियल यहाँ फाइंड किया, और हम देख रहे हैं कि इसको एक इक्वेशन की जैसे मैच करने की कोशिश की। वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की y इक्वल्स टू mx माइनस सी।
इसका मीन हो गया ये y का मीन हो गया कि y एक्सिस पर आपको किसको यूज लेना है, किसको लेना है, एनोड पोटेंशियल को। तो देखो बच्चों y एक्सिस पर हमने किसको ले लिया है, एनोड पोटेंशियल को ले लिया है, m स्लोप है। यानी चलो एक बात ये है, ये देखो पहले ये कौन है बच्चों, न्यू, ये किसकी जगह आ रहा है, x की जगह आ रहा है, x की जगह आ रहा है। तो यहाँ x एक्सिस पर हमने देखो न्यू ले लिया, फ्रीक्वेंसी ले लिया है। तो ये इक्वेशन जो, इस इक्वेशन से भी आप देखेंगे, आइंस्टीन की इक्वेशन से भी अपने पास वही रिजल्ट का ग्राफ आ रहा है जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था। अब इस ग्राफ का स्लोप m होता है, और m देखो नॉर्मली यहाँ m जो आ रहा है, इस ग्राफ का जो स्लोप अपने पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, h/, इधर लिख देते हैं। यानी स्लोप ऑफ कौन से ग्राफ का बच्चों, v0 एंड न्यू ग्राफ, और ये कहां से आ रहा है, बाई आइंस्टीन इक्वेशन। और आइंस्टीन की इक्वेशन से जो स्लोप अपने पास आया m इक्वल टू, वो किसके इक्वल आया, h/e के इक्वल आया। किसके इक्वल आ रहा है अपने पास, h/e के। यानी इस इक्वेशन से, इस अपने पास किसकी इक्वेशन से, आइंस्टीन की इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि वास्तव में एनोड पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम क्या करते हैं, ये तो इक्वेशन से स्लोप था h/e, अब हम इस ग्राफ से स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि बच्चों यहाँ पर इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी कितना है, ν1 है। एज इट इज इस पॉइंट पर हम फ्रीक्वेंसी कितना मान लेते हैं, ν2 मान लेते हैं। और यहाँ पर एनोड पोटेंशियल का वैल्यू v01 है, यहाँ पर अपने पास में एनोड पोटेंशियल कितना है, v02 है। तो ये हम जब ग्राफ से स्लोप फाइंड करते हैं तो स्लोप के लिए हमें tan थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो ये थीटा, तो बच्चों ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा रहेगा। और थीटा का फ्रंट साइड ये 90 है, थीटा का फ्रंट साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनिस होगा, और ये कौन होगा बच्चों, बेस होगा। हम यदि ये वैल्यू देखें, हम ये वैल्यू देखें तो ये क्या है, एनोड पोटेंशियल में चेंज है, यानी टोटल एनोड पोटेंशियल है। टोटल एनोड पोटेंशियल है कितना, v02 माइनस v01। और इसी तरीके से हम यदि ये वाला टर्म देखें तो ये कौन है बच्चों, अपने पास में फ्रीक्वेंसी में चेंज है, नहीं टोटल फ्रीक्वेंसी डेल्टा न्यू इक्वल्स टू ν2 माइनस ν1। ये पॉइंट्स ले लेते ए बी, और कौन से है, सी अपने पास से। यानी हम क्या करना चाहते हैं, ये इक्वेशन तो स्लोप से फाइंड, ये इक्वेशन तो हमने इक्वेशन मतलब ये स्लोप तो इक्वेशन से फाइंड की है। अब हम इस ग्राफ से भी, क्योंकि हमने इसी के बेसिस पर ग्राफ बनाए हैं, अब हम क्या करते हैं, इस ग्राफ से भी स्लोप फाइंड कर रहे हैं। स्लोप फाइंड करने के लिए इन ट्राइंगल एबीसी में हम देखें, क्योंकि ग्राफ से स्लोप फाइंड करने के लिए किसका यूज करेंगे बच्चों, tan थीटा का। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, बीसी है, और बीसी का वैल्यू कितना अपने पास, डेल्टा v0 है, अपॉन बेस कौन है बच्चों, एसी, और एसी का वैल्यू क्या है, डेल्टा न्यू है। तो ये tan थीटा स्लोप होता है, स्लोप को हम m से लिखते हैं, तो ये डेल्टा v0 अपॉन क्या आ गया, डेल्टा न्यू आ गया। ये इक्वेशन क्या आ गया, सेकेंड। अब ये तो इक्वेशन, ये तो स्लोप इक्वेशन से है, वो स्लोप किससे है, ग्राफ से है, और दोनों स्लोप इक्वल होंगे तो इक्वल कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। और जैसे आप इक्वल करेंगे तो ये तो आ गया बच्चों h/e, और ये क्या आ गया, डेल्टा v0 अपॉन डेल्टा न्यू आ गया। हमें तो h चाहिए, तो h क्या आ जाएगा, e डेल्टा v0 अपॉन डेल्टा न्यू। अब आप बच्चों कितना भी चेंजेस कर दीजिए, आप न्यू में कितना भी चेंज, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी भी चेंज कर दे, एनोड पोटेंशियल उसके रेस्पेक्ट में कितना भी चेंज हो जाए, ऑलवेज एच का वैल्यू कितना आएगा, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये फिक्स आएगा। इसी के बेसिस पर, इसी फॉर्मूले के बेसिस से प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड किया गया है, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन करके, एनोड पोटेंशियल में वेरिएशन करके, यानी दोनों में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेरिएशन करके जब भी देखा गया, ऑलवेज एच का वैल्यू कितना है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये आज की बच्चों अपने पास क्लास थी, और इस क्लास में हमने बहुत सारे फॉर्मूलेज आज करवाए, तो कोशिश करना न्यूमेरिकल आप करें बच्चों। न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से बाद में क्लासेस करूंगा, हर चैप्टर का न्यूमेरिकल करूंगा, और
जो आरबीएसई बोर्ड, जो सीबीएसई बोर्ड या अदर जो स्टेट बोर्ड्स अपने पास है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराएंगे और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आईआईटी नीट के लिए इसमें सोल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।